कमलपुर नामक एक गांव था, जहां बर्फीली ठंड का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसी गांव में एक पुराना घर था, जो कभी रमेश का हुआ करता था। कुछ साल पहले रमेश का देहांत हो चुका था। अब उस घर में उसकी दो बेटियां रिया और मीरा अपनी सौतेली माँ कमला के साथ रहती थी। कमला के पीछे महेश खड़ा था, वो आदमी जिसका इस घर में रोज आना जाना बना रहा। मीरा, मैंने तुमसे साफ कह दिया है, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे बाप जो कर्ज छोड़कर गए थे, उन्हें चुकाते चुकाते मेरी पूरी जवानी बीत गई। अब ये हवेली मेरे नाम की है। माँ जी, आप झूठ बोल रही हैं। पिताजी ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया था। वे हमेशा कहते थे कि ये घर हम दोनों बहनों की अमानत है। आप तो बस इस सुरेश की बातों में आकर हमें घर से निकाल रही हैं। देखो रिया, जुबान संभाल कर बात करो। कमला ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। सारे कागजात तैयार हैं। तुम्हारा यहाँ रहना अब सिर्फ एक बोझ बन चुका है। बोझ? हम अपने ही घर में बोझ हो गए? रिया तो अभी बच्ची है, बाहर कर की ठंड पड़ी है। कम से कम इस मौसम का तो ख्याल कीजिए। ऐसे समय हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाओगी, ये मेरी फिक्र नहीं है। शायद तुम्हारी किस्मत में वही ठोकर लिखी है जो तुम्हारे पिता ने मेरे नसीब में डाल दी थी। चलो, अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। दीदी, क्या हम सच में जा रहे हैं? मेरी स्कूल की किताबें, मेरी गुड़िया। चिंता मत कर रिया, हम जहाँ भी रहेंगे साथ रहेंगे। किताबें फिर से आ जाएंगी। मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगी। अब तुम दोनों बिना वक्त बिताए यहाँ से चली जाओ और दोबारा इस घर में वापस मत आना। कमला की ऐसी कड़वी बात सुनकर रिया और मीरा दोनों चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से चली आई। दोनों बहनें सड़क पर आ गई थीं। कोहरा इतना घना था कि कुछ कदम आगे तक देखना भी मुश्किल हो रहा था। तभी मीरा को याद आया कि खेत के उस पार, जहां उनके पिता की पुरानी जमीन हुआ करती थी, वहां एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बनी हुई है, जो कभी चौकीदारों के रहने के लिए इस्तेमाल होती थी। दीदी, पाँव बहुत ठंडे हो गए हैं, चला नहीं जा रहा। बस थोड़ी देर और रिया। देखो, वो सामने पुराना नीम का पेड़ दिख रहा है ना? वही हमारा नया घर होगा। मैं वहाँ आग जला दूंगी, फिर तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मीरा के ऐसा कहते ही दोनों फिर चल पड़ी। दीदी, क्या हम अब हमेशा यहीं रहेंगे? हवेली में तो कितना गर्म रहता था। वहाँ तो हमारे पास रुई के गद्दे भी थे। रिया, घर मिट्टी या पत्थरों से नहीं बनता, घर अपनों से बनता है। जब तक मैं हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वो हवेली तो अब सिर्फ एक पिंजरा बन गई थी, जहाँ हमें रोज अपमान सहना पड़ता था। यहाँ कम से कम हम आजाद तो हैं। पर माँ ने ऐसा क्यों किया दीदी? पिताजी तो उनसे बहुत प्यार करते थे। लोग बदल जाते हैं रिया, जब उनके दिल में लालच आ जाता है। लेकिन याद रखना, गलत रास्ते पर चलकर हासिल की गई चीज कभी सुकून नहीं देती। हम मेहनत करेंगे और खुद अपना रास्ता बनाएंगे। मीरा के इतना कहते ही दोनों ने झोपड़ी में पड़े हुए कंबल ओढ़ लिए। झोपड़ी की खिड़की से ठंडी हवा ऐसे गुजर रही थी मानो कोई धारदार चाकू हो। बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं किसी सूखे पत्ते के गिरने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे वही हवेली का दरवाजा फिर से जोर से बंद हो रहा हो। वो सुरेश अंकल कितने बदल गए ना। पहले जब पापा जी जिंदा थे, तब वही हमारे लिए चॉकलेट लाते थे, हमें गोद में उठाते थे। आज उनकी आंखों में इतना गुस्सा क्यों था? रिया, इंसान की पहचान उसके अच्छे वक्त से नहीं, उसकी नीयत से होती है।
सुरेश अंकल कभी बदले ही नहीं, बस उनका असली चेहरा आज सामने आ गया है। उन्हें ना हमसे कभी लगाव था, ना ही पापा जी से। उन्हें तो सिर्फ उस घर की जमीन और उन पैसों से मोहब्बत थी जिन्हें हमारे पिता ने खून पसीना एक करके कमाया था। पर मासा, वो तो पिताजी की पत्नी थी ना? उन्होंने हमें इस तरह क्यों निकाल दिया? क्या उन्हें हमारी वजह से ठंड नहीं लग रही? क्या उन्हें ये याद नहीं आता कि जब वे बीमार थीं, तो आपने पूरी पूरी रात जागकर उनके पैर दबाए थे? कुछ सवालों के जवाब केवल समय के पास होते हैं छोटे। लालच ऐसी बीमारी है जो इंसान के भीतर की ममता और दया सब नष्ट कर देती है। उन्हें लगता है कि हमें घर से निकालकर वे चैन से रह सकेंगी, पर वे भूल रही हैं कि जो घर किसी और के आंसुओं पर खड़ा हो, वो कभी घर नहीं बनता, सिर्फ एक इमारत बनकर रह जाता है। दीदी, मुझे अभी भी बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है हाथ पैर बर्फ के हो गए हों। तू सही कह रही है रिया, ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही है। तू रुक यहीं, मैं कुछ लकड़ी का इंतजाम कर लाती। इतना कहकर मीरा तुरंत ठंड में बाहर जाकर लकड़ी ले आती है और आग जला लेती है। पर अचानक घोर सन्नाटे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मीरा डर गई। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। तभी दरवाजे पर एक साया उभरा। वो रामू काका थे। उनके हाथ में एक थैला था। मीरा बिटिया, डरो मत, मैं हूँ रामू काका। काका, आप इस वक्त इतनी बर्फ जैसी ठंड में यहाँ कैसे आ गए? कैसे ना आता बिटिया, मेरे कानों में अभी भी उस घर के दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज गूंज रही है। मैं वही खेत के पीछे वाले कमरे में था जब तुम्हें दोनों को निकाला गया। उस वक्त मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन दो दरिंदों कमला और सुरेश के सामने खड़ा हो पाता। तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। सबूत? कैसा सबूत काका? उन्होंने तो सारे कागज दिखाए थे, उन पर पापा जी के दस्तखत भी थे। सब धोखा है मीरा। तुम्हारे पिताजी बेवकूफ नहीं थे। वो जानते थे कि कमला का चाल चलन कैसा है। उन्हें सुरेश पर भी शक था। मरने से कुछ दिन पहले जब वो बहुत बीमार थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा था, रामू, मेरी बेटियां अभी मासूम हैं, उन्हें दुनिया की समझ नहीं है। मैं एक वसीयत बना रहा हूं जिसे मैंने घर की तिजोरी में रखा है। वसीयत? पर मासा ने तो कहा था कि पिताजी कर्ज में डूबे हुए थे। सब झूठ। तुम्हारे बाप पर 1 रुपए का भी कर्ज नहीं था। उस वसीयत में साफ लिखा है कि जब तक तुम 21 साल की नहीं हो जाती, तब तक हवेली की देख रेख कमला करेगी। लेकिन तुम्हारे 21 साल के होते ही सारी जायदाद तुम दोनों बहनों के नाम हो जाएगी। कमला को सिर्फ रहने का हक था, बेचने का नहीं, और न ही तुम्हें घर से निकालने का। उन्होंने जो कागज तुम्हें दिखाए वे या तो नकली हैं या फिर उन्होंने तुम्हारे पिताजी के अंगूठे के निशान उस समय लिए होंगे जब वे बेहोश होंगे। तो इसका मतलब हमें धोखे से घर से निकाला गया, हमारे अपने ही घर में हमें किराएदार बना दिया गया। हाँ बेटिया, पर अभी वक्त हमारे साथ नहीं है। वे लोग ताकतवर हैं और गांव के बड़े लोगों से उनकी जान पहचान है। लड़ने जाओगी तो वे तुम्हें और नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए अभी तुम्हें सब्र करना होगा। ये थैला रख लो, इसमें थोड़ा खाना है, इसे खा लेना। रात होने को आई है और रिया की तबीयत का भी ख्याल रखना। काका, आपने आज जो बताया है उसने मुझे टूटने से बचा लिया। मुझे लगा था कि शायद पापा जी हमसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए हमें इस हाल में छोड़ गए। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मुझे लड़ना है, मगर अभी नहीं। अभी मुझे रिया को संभालना है। हिम्मत मत हारना बिटिया। सूरज चाहे कितना भी गहरे बादलों के पीछे क्यों न छिप जाए, सुबह तो होती ही है। मैं उन पर नजर रखूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखना। इतना कहते ही काका चले गए, पर मीरा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, इंसाफ। रात गहरी हो चुकी थी और ठंड भी काफी बढ़ गई थी।
काका जो थैले में खाना देकर गए थे, मीरा और रिया ने वही खाकर किसी तरह अपना गुजारा किया और थकान से चूर होकर दोनों वही सो गईं। अगली सुबह जब मीरा उठी तो उसने देखा कि रिया का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था। रिया बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रही थी। बीबी, बहुत ठंड लग रही है। क्या पापा जी ने हीटर बंद कर दिया? उनसे कहो ना, मुझे कंबल उड़ा दे। बस थोड़ी देर और रिया, मैं अभी गांव के उस पार जाकर डॉक्टर को लेकर आती हूँ और तुम्हारे लिए गर्म दूध भी लाऊंगी। तुम आंखें बंद करके सो जाओ, मैं अभी आई। मीरा ने रिया को 2 पुरानी कंबलों में लपेटा और निकल गई। ठंड ऐसी थी कि हर सांस के साथ फेफड़ों में जलन हो रही थी। वो करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर गांव के उस पार पहुंची जहां डॉक्टर साहब बैठते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन बहुत बीमार है। उसे पिछले 3 दिनों से ठंड लग रही थी, पर आज उसका शरीर आग की तरह जल रहा है। वो होश में भी नहीं है। कृपया मेरे साथ चलिए। देखो बेटी, इतनी सुबह और इतनी ठंड में खेत के उस पार आना मुश्किल है और मेरी फीस और दवाइयों के पैसे क्या तुम दे पाओगी? पिछली बार भी तुमने कहा था कि तुम मेहनत करके चुका दोगी। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर मैं वादा करती हूँ, मैं गांव के जमींदार के खेत में दिन रात काम करूंगी, उनका सारा अनाज धोऊंगी। पर मेरी बहन को बचा लीजिए, मेरे पास उसके सिवा कोई नहीं है। मेरी माँ ने हमें घर से निकाल दिया। मेरे पिता का देहांत हो चुका है। अगर रिया को कुछ हो गया तो मैं जी कर क्या करूंगी? डॉक्टर साहब को तरस आ गया। वे मीरा के साथ झोपड़ी जाने के लिए तैयार हो गए। मीरा, इसे निमोनिया हो गया है। ठंड ने इसके फेफड़ों पर असर किया है। मैं कुछ दवा दे रहा हूँ, इसे समय पर खिला देना, लेकिन इसे गर्म जगह और अच्छे खाने की जरूरत है। इन मिट्टी की नम दीवारें इसे काफी नुकसान दे सकती हैं। डॉक्टर साहब चले गए। मीरा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसके पास न पैसे थे, न कोई अपना घर। वो मन ही मन अपने पिता से शिकायत करने लगी। क्या आप देख रहे हैं? आपने तो कहा था कि बेटियां घर की रौनक होती हैं। देखिए, अब हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हमने एक लालची औरत को माँ कहा। क्यों हमसे हमारा हक छीना गया? झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। तभी अंदर रामू काका दाखिल हुए। बिटिया, मैंने अभी रास्ते में डॉक्टर साहब को गांव की तरफ जाते देखा। उनका चेहरा परेशान था। मैं समझ गया कि जरूर रिया की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। कैसी है अब वो? काका, डॉक्टर ने कहा है कि उसे निमोनिया हो गया है। खंड उसके सीने में गहराई तक उतर गई है। दवा तो दे गए हैं, पर कह रहे थे कि उसे अच्छे खाने और गर्म जगह की जरूरत है। लेकिन मेरे पास तो दवा के पैसे भी उधार के हैं। पैसों की फिक्र मत कर बिटिया। जब तक तुम्हारा काका जिंदा है, तुम दोनों को भूखा नहीं मरने देगा। ये देखो, मैं गांव से थोड़ी गर्म खिचड़ी और दूध लाया हूं। बाहर ठंड बहुत कातिल है, खाली पेट दवा असर नहीं करेगी। लो, पहले रिया को थोड़ा सा उठाकर ये खिचड़ी खिला दो और फिर डॉक्टर साहब की दी हुई दवा पिलाना। और बिटिया, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है ना? तुम्हारा चेहरा उतर गया है। अगर तुम ही बीमार पड़ गई ना, तो इस बच्ची को कौन संभालेगा? चलो, बची हुई खिचड़ी तुम खा लो, ये मेरा हुक्म है। मीरा ने देखा कि रामू काका की आंखों में वही अपनापन था जो उसके पिता की आंखों में हुआ करता था। उसने खिचड़ी खाई और थोड़ा बेहतर महसूस किया। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ।
रामलाल, जरा इस घर के लोगों को बुलाना। अरे इस घर में कोई है क्या? जरा बाहर तो आइए, हम कुछ जरूरी काम से आए हैं। रामलाल की पुकार सुनकर मीरा और रिया बाहर आ जाती हैं। आप लोग कौन हैं? हम यहाँ शांति से रह रहे हैं, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। घबराओ मत बेटी, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। क्या तुम ही मीरा हो? जी, मैं ही मीरा हूँ और ये मेरी छोटी बहन रिया है। बेटी, ये शहर से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बड़े अधिकारी आए हैं। सरकार शहर से पहाड़ों की तरफ एक नया बाईपास और राजमार्ग बना रही है ताकि लोगों का आना जाना आसान हो सके। और इनके सर्वे के अनुसार वो राजमार्ग सीधे इस खेत और झोपड़ी के ऊपर से गुजरेगा। साहब, अगर आप हमारी ये झोपड़ी भी तोड़ देंगे तो हम इस ठंड में कहाँ जाएंगे? मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है। मेरी सौतेली माँ ने हमें हमारे घर से निकाल दिया है। अरे बेटी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम तुमसे तुम्हारा सहारा छीनने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारा हक देने आए हैं। ये जमीन सरकारी अभिलेखों में अभी भी तुम्हारे पिता के नाम पर है और उनके बाद इसकी असली मालिक तुम दोनों बहनें हो। सरकार जब किसी की जमीन लेती है तो उसका उचित मुआवजा देती है, और क्योंकि ये जमीन राजमार्ग पर आ रही है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारा भी भला हो जाएगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस आप हमें बता दीजिए कि हमें आगे क्या करना होगा। देखो बेटियों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आराम से पूरी प्रक्रिया समझा देता हूँ। आज हम तुम्हारी इस जमीन और घर का माप लेकर जाएंगे। फिर इन सारे कागजों को दफ्तर में जमा किया जाएगा। उसके बाद रामलाल यहाँ आएगा और तुम दोनों से हस्ताक्षर करवा लेगा। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, तुम्हें पूरी रकम दे दी जाएगी। फिर आगे का काम हम संभाल लेंगे। तो क्या हम इसे तुम्हारी मंजूरी समझें? जी, आप इसे हमारी मंजूरी ही समझिए। और सच कहूँ तो आपने हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ठीक है बेटियों, फिर हम चलते हैं। कल रामलाल आकर बाकी काम पूरा कर देगा। इतना कहकर वे दोनों वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिन बीत गए। रास्ता बनने के बाद मीरा और रिया की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। दोनों ने एक नया घर खरीद लिया और अब खुशी खुशी रहने लगी। उनकी खबर लेने रामू काका कभी कभी आ जाया करते थे। देखा बेटियों, भगवान ने आखिर तुम दोनों पर कृपा कर ही दी। आज तुम दोनों के पास तुम्हारी माँ से भी ज्यादा धन दौलत है। उसका अहंकार उसी के पास रह गया और भगवान ने तुम्हें एक नया जीवन दे दिया। इसलिए हमेशा सब्र करना चाहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक ही होता है। हाँ चाचा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अंत भला तो सब भला। आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। इसी बीच लोगों के मुंह से कमला को मीरा और रिया की अमीरी का पता चल गया। ये सुनकर वो महेश के साथ दोनों से मिलने उनके घर पहुंचे। जब कमला और महेश घर के अंदर आए तो मीरा और रिया को उन्हें देखकर गुस्सा आ गया, लेकिन कमला और महेश के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मीरा, मेरी बच्ची, हमें माफ कर दे। हम आज बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हो सके तो हमें अपने घर के एक कोने में जगह दे दे। हम तेरी सेवा करते हुए ही रह लेंगे। हाँ बिटिया, हमें माफ कर दो। हमें अपने किए का पछतावा है। मीरा ने उन्हें देखा। उसे वो रात याद आ गई जब उसने रिया के लिए सिर्फ एक रात की पनाह मांगी थी और उन्होंने उसे कड़कती ठंड में घर से बाहर निकाल दिया था। उसके दिल में अब कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उनके लिए कोई हमदर्दी भी नहीं बची थी। मासा, उस सर्द रात को जब आपने हमें घर से निकाला था, तब ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, आपने हमारे रिश्तों को भी ठंडा कर दिया था। मैंने सीखा है कि सब्र का फल मीठा होता है, और ये भी कि इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है।
मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है ताकि मेरे दिल पर आपका कोई बोझ न रहे। लेकिन इस घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये घर धोखे से नहीं, मेहनत और सब्र से बना है। मीरा, हम सच में माफी मांगने आए हैं। तुम दोनों के बिना हमारा परिवार अधूरा है। दीदी ने क्या कहा? आप दोनों ने सुना नहीं क्या? हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपकी बेइज्जती भी नहीं करना चाहते, इसलिए कृपया शांति से यहाँ से चले जाइए। इसी तरह मीरा और रिया की जिंदगी में खुशियां लौट आईं और वे रामलाल काका को अपने परिवार का सदस्य मानकर खुशी खुशी आगे बढ़ने लगी।